इस वीडियो में हम आपको आनुवंशिकता के बारे में बताने जा रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखें। आनुवंशिकता जब हम आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं तो सिर्फ वीडियो ही देखना है और उससे अपन को पूरा समझ में आ जाता है और रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर अनुमानय होता है बाद में। अनुमानय क्या होता है? बाद में। देखते जाना। वंश का मतलब होता है आने वाली संतान। जो वंश शब्द है इसका मतलब है बाद में आने वाली संतान। तो माने माता पिता के लक्षणों का उनकी संतानों में जाना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। और इसका हम अध्ययन करते हैं आनुवंशिकी में। किसमें करते हैं? आनुवंशिकी। तो आपके साइंस की आनुवंशिकी एक ऐसी शाखा है जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में हम जेनेटिक्स कहते हैं। प्रश्न आता है कि आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया? देखो, जो जेनेटिक्स है, जो आनुवंशिकी है, इसके जनक बहुत पूछे जाते हैं। इसके जनक हैं आपके मेंडल। याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। आनुवंशिकी जो है, आनुवंशिकी के जनक हैं मेंडल। अगर इनकी हम बात कर रहे हैं पूरे नाम की तो इनका नाम है जॉन मेंडल। ठीक है, जनक जॉन मेंडल। यदि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं तो पता चलेगा जो मेंडल हैं, मेंडल ने किस पर अध्ययन किया और आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए। तो मेंडल ने मटर पर काफ़ी अध्ययन किए और इन्होंने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए जो कि अपन यहाँ चर्चा करेंगे। अब आने वाले जितने भी वंश हैं, तो जो संतान हैं, संतानों में जो लक्षण पहुँचते हैं माने इसको हम कह सकते हैं वंशागति। माने जो लक्षण हैं वंश में जा रहे हैं, वंश में गति कर रहे हैं, तो इसको अपन वंशागति भी कहते हैं। तो स्पष्ट हो जाता है कि जो वंशागति है इसके लिए आवश्यकता होती है जनन की। इसकी जनन की। जनन आपका फिर 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक, देखिए क्या होता है। लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। कौन? माता और पिता। अलैंगिक जनन में सिर्फ अकेला जीव ही भाग लेता है। अकेला जीव ही भाग लेता है। तो अलैंगिक जीव के बहुत सारे उदाहरण आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, कई बार बच्चे एक छोटी बात ही भूल जाते हैं कि लैंगिक में कितने जनकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? लैंगिक माने लोगों की आवश्यकता होती है, माता और पिता। अलैंगिक माने नहीं, और लोगों की आवश्यकता नहीं होती। जो एक जीव होता, अकेला जीव होता, उसमें संतान उत्पन्न करने की इतनी क्षमता होती कि दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अलैंगिक जीव के उदाहरण परीक्षा में आते रहते हैं जो कि आपको आने बहुत जरूरी है, पेपर में कई बार आते हैं। ठीक है, देखिए हर साल पूछे जाते हैं। अमीबा है आपका, ईस्ट, हाइड्रा है। अमीबा है, ईस्ट है, हाइड्रा है,
जीवाणु, आप जो गन्ना खाते हैं वो। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं मेरे बच्चों जो कि हजारों हैं, याद नहीं कर पाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए, एक अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, जीवाणु, गन्ना और पैरामीशियम। ठीक है, और कौन सा? पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति होती कैसी होती है? चप्पल जैसी आकृति होती है। ठीक है, तो ये अलैंगिक होता है। तो लैंगिक भी आप समझ गए। ठीक है, इसको हम साफ करते हैं, तब आगे की जानकारी आपको बताना उचित समझेंगे। आपके हमारे पूर्वज हजारों साल पहले जैसे हम आज देख रहे हैं वैसे नहीं थे। उनके जो लक्षण थे हम तक आते आते उनमें बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं काफ़ी तो अभी बने हुए हैं। आनुवंशिक लक्षण, तो बहुत सारे लक्षण जो है आते आते नष्ट हो गए हैं, या फिर वो कुछ अंग ऐसे हैं कि जो अवशेषी रूप में हो गए। तो वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं, ठीक, माता पिता से संतानों में जाते हैं, वे सभी लक्षण कहलाते हैं आपके आनुवंशिक लक्षण। क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। तो जो लक्षण हैं, इन लक्षणों की ही क्या होती है? संतानों में वंशागति होती है। आगे आने वाले जो भी पीढ़ियां होती हैं, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो आपके आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे घुंघराले बाल हैं, कोई ऐसे परिवर्तन होते हैं अपने शरीर में जो आपके संतानों से संतानों में आते रहते हैं। तो आपका हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, एक आपका वर्णहंता हो गया, एक आपका हो गया घुंघराले बाल, इसके अलावा आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो आपकी माता पिता से आप में आए। तो ऐसे कुछ लक्षण बताएं जो आपके संतानों में चलते ही रहते हैं। वर्णांधता को कहते हैं, वर्ण माना होता है कलर। यदि किसी में, आपके माता पिता में किसी को, माने आपके जनक में किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो जिस व्यक्ति को रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, वह ये नहीं बता पाएगा कि ये लाल रंग है या हरा रंग। अब सोचिए, यदि जो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, अभी आप पेपर दे रहे हो, अब अभी तो ये टेस्ट नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छे नंबर आ गए, आपका फिर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा। वहाँ आपको दिखाया जाएगा लाल कलर और हरा कलर। अब आप हरा रंग है, आप कह रहे हो ये भाई साहब ये तो लाल है। किसी व्यक्ति खून निकलने लगा, अब आप कहोगे ये इसमें तो हरा खून निकल रहा है, उसके परिवार वाले तो वैसे ही भड़बड़ा जाएंगे। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस रोग है, रंग वर्णांधता की बीमारी है, उनको डॉक्टर की डिग्री नहीं कराई जाती है, तो ये रोग जो हैं संतानों में जाते रहते हैं। हीमोफीलिया बहुत ही खतरनाक रोग है। इसमें होता क्या है, इसको राजसी रोग भी पुकारा गया है। राजसी रोग इसलिए पुकारा गया क्योंकि पहले राजाओं के विवाह राजाओं से होते थे, रानियों से होते थे। अब किसी में राजसी रोग है माता पिता में, अब राजाओं में विवाह होगा तो उनको भी चला जाएगा एक हीमोफीलिया रोग। अब जनता में भ्रांति फैल गई कि ये तो सब बड़े बड़े लोगों में होता, राजाओं में होता। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो शादियां हैं राजाओं में होती थी, तो वो रोग क्या है, राजाओं में चलता रहा। हीमोफीलिया रोग ऐसा रोग है, इसमें क्या जो रक्त है आपका जमने में टाइम लेता है।
आपका जो रक्त है देर से जमता है, देर से जमता है। और सुनो, जो महिलाएं हैं, अगर यह रोग महिलाओं में है तो बहुत बुरी स्थिति है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी उम्र माना कि अभी 12 साल है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि महिलाओं में रोग है तो 12 तक तो कोई प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगा कि हीमोफीलिया है किसी बच्ची को। लेकिन जब वो बच्ची 12 साल के बाद होती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है बच्चियों में, तब रक्त का बहना नहीं रुकता है, बहुत बुरी कंडीशन बनती है। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में इसका कोई इलाज नहीं होता था, तो ऐसी लड़कियां फिर मर जाती थीं। ठीक है, तो ये जाते हैं माता पिता से संतानों में। तो आजकल होता है अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंटेसिस होता है, तो उसके द्वारा ये पता चल जाता है कि फलाना फलाना रोग है, खतरनाक है, तो डॉक्टर सलाह दे देते हैं। कई प्रकार की सलाह दे सकते हैं डॉक्टर। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा, जब आप 12 में पहुंचेंगे तो जब इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक डॉक्टर ही बन जाएंगे यदि। तो देखिए, आपके माता पिता के जो लक्षण हैं आप में पहुँचे, उनमें अच्छा परिवर्तन भी हो सकता है और ख़राब परिवर्तन भी हो सकता है। तो माने जो विकास हुआ है आज, जैसे कि माना जाता है अपन लोग बंदर से पैदा हुए, ठीक है। तो जो विकास है मेरे बच्चों, विकास कभी कभी लाभ भी दे सकता है और विकास कभी कभी हानि भी दे सकता है। कभी कभी हानि के कारण बहुत सारे जीव जो हैं समाप्त हो जाते हैं, जीव समाप्त हो जाते हैं विकास के कारण। सही में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया उनके कि अब वो जीवित नहीं रह पाएंगे आगे संसार में, तो मर जाते हैं। कुछ लाभ भी होता है कई बार, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जिराफ थे, जिराफ जो पत्तियां खाते थे तो पौधे जो है छोटे थे। जब जिराफ ने आसपास की सभी पत्तियां खा ली पेड़ पौधों की, तो वो अपनी गर्दन को ऊंचा करके पत्तियां खाने लगे। ऐसा होते 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 एक समय ऐसा आया उनकी जो गर्दन है लंबी हो गई, ठीक है। तो जिराफ में जो परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं इसे। तो जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई, जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई। तो ये अच्छे के लिए हुआ था, ये अच्छे के लिए हुआ था। अब डायनासोर है, अब जो डायनासोर हैं वो मर गए, वो जिंदा नहीं है। उनके अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ होगा, वो आगे जीवित नहीं रह पाए। तो कुछ परिवर्तन जो है हानिकारक भी होते हैं। तो यह सब जो क्रिया होती है विकास की, तो अपने शरीर में मेरे बच्चों सेल नाम की एक रचना होती है, जिसको हम कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। तो अपन जो भी हैं सब कुछ कोशिका का कमाल है। अपन कैसे बने? कोशिका से। इस बात को मैं इसलिए कह रहे हैं कि जब अभी थोड़ी टाइम पर अपन समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं विभाजन के द्वारा बन जाती हैं। फिर मेरे बच्चों ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग बनते हैं, अंग से फिर शरीर बनता है। शरीर माने ये आप बन गए। ये सारी क्रिया जो है अपने शरीर में चलती रहती है। तो विकास अच्छा भी हो सकता है और विकास खराब भी हो सकता है, दोनों ही बातें हैं। अब देखिए यहां पर जो डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आपका आरएनए, आरएनए से बनता है मेरे बच्चों प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है।
आपकी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि डीएनए से जो आरएनए बनता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आप सभी जानते हैं, आप बहुत होशियार हो, लेकिन आप एक टीचर की सहायता से इस परीक्षा में, किसी परीक्षा में सफल हो सकते हो। टीचर क्या है? एक उत्प्रेरक है। क्या है टीचर? एक उत्प्रेरक है। तो जब कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, प्रमोटर की आवश्यकता होती है। तो डीएनए से आरएनए बनने में प्रमोटर की सहायता ली जाती है, प्रमोटर, ध्यान रखें, प्रमोटर। ठीक, प्रमोटर पे आके मेरे बच्चों एक एंजाइम होता है, उसका नाम है पॉलीमरेज, वो चिपक जाता है। याद रखें, डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि डीएनए से आरएनए बनने में प्रमोटर पर कौन सा एंजाइम चिपकता है? पॉलीमरेज एंजाइम चिपकता है। फिर बहुत सारी श्रृंखलाएं बन जाती हैं। आपने सुना होगा केमिस्ट्री में पॉलीमर। पॉलीमर माना होता है मेरे बच्चों बहुलक। ठीक, तो जब कभी पॉली शब्द मिले आपको तो पॉली का मतलब होता है बहुत। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बन गया ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के द्वारा। इसमें सहायता की पॉलीमरेज ने और पॉलीमरेज की सहायता की प्रमोटर ने। अब आरएनए से प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें आया ना हो ट्रांसलेशन। इसको आप सभी जानते हैं, अनुवादन बोलते हैं। ठीक है, तो आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवादन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो आपका डीएनए है, यदि हम इसका एक खंड ले लें, कोई भी, डीएनए आपकी द्विसूत्री रचना होती है। सूत्र माने होते हैं धागे, अभी अपन देखेंगे। तो डीएनए का अपन ऐसे कोई रचना है, ऐसे कोई एक रचना है। ठीक है, ये आपका डीएनए हो गया है। यहाँ से कोई या कहीं से भी आप एक कोई खंड ले लें तो उसे बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं उसे? जीन बोलते हैं। जो मानव हैं, माने अपन लोग हैं, सभी जीव जंतु हैं, तो जीन जो हैं मानव के एक एक लक्षण को ले जाते हैं। एक एक लक्षण का जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो है जीन। अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी रह गई, उसका जिम्मेदार जीन। ठीक, एक एक लक्षण जो भी है वो जीन ही उसका जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक एक लक्षण को ले जाने वाला होता है मेरे बच्चों जीन। अब डॉक्टर को पता चला कि इसके बब्बा में प्रॉब्लम थी और पापा में प्रॉब्लम थी। अब उसकी शादी, उसके बच्चों में प्रॉब्लम ना जाए, तो डॉक्टरों ने एक वैज्ञानिक शाखा विकसित की है। उसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, माने आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्या नाम है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से माने आनुवंशिक अभियांत्रिकी से जीन में सुधार किया जा सकता है और जो रोग है आगे आने वाली पीढ़ी में रोग नहीं जाएगा, तो आप बच सकते हैं। अब जैसे कि पता चला किसी को कि किसी को कैंसर हो रहा है, तो मेरे बच्चों जो कैंसर का जीन है, कैंसर फैलाने वाला जीन है, उसको कहते हैं ऑन्कोजीन। अब ऑन्कोजीन किसी के हैं तो भाई साहब गड़बड़ है। तो आजकल के डॉक्टर इस चीज़ को जानने लगे हैं। तो कैंसर का कारक होता है ऑन्कोजीन।
जीन। इसी प्रकार बहुत सारे जीन होते हैं। एक होता है मेरे बच्चों जंपिंग जीन, जंपिंग जीन, ठीक है। जंपिंग जीन की खोज जो है ट्रांसपोजोन्स ने की। इतना ही याद करना है, जंपिंग जीन की खोज किसने की? ट्रांसपोजोन्स ने जंपिंग जीन की खोज की। जंपिंग जीन की खोज किसने की? ट्रांसपोजोन्स ने जंपिंग जीन की खोज की। और यदि जीन में, माने आज से बात करें पुराने समय में 50वीं पीढ़ी में किसी में ऐसा परिवर्तन हो गया जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो मेरे बच्चों उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब यह है तो उसके डीएनए में जो जीन है, ठीक, इस जीन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। जीन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? तो मेरे बच्चों आप सभी को पता है, आपने सुना होगा गुणसूत्र के बारे में, ठीक। तो गुणसूत्र पर जीन्स जो है मेरे बच्चों इस रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और कभी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि जीन के वाहक कौन है? तो जीन के वाहक कौन है? गुणसूत्र। गुणसूत्र, सूत्र माना होता है धागा। गुणसूत्र माना होता है, सूत्र माना धागा, माना गुणों का धागा। तो ये भूल जाते हैं कि गुणसूत्र पर जीन्स किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन रहेंगे रेखीय क्रम में और फलाने फलाने क्रम में। तो रेखीय क्रम में देखिए रेखा बन रही है। यदि आप धागा लें, ऐसा लटका दें तो वास्तव में वो सीधा ही रहेगा। यदि आप धागे को ऐसा पकड़ेंगे तो वास्तव में वो सीधा ही रहेगा, है ना, रेखीय रहेगा। तो जो सूत्र है, जो गुणसूत्र है, इस पर जो जीन्स हैं वो किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं? रेखीय क्रम में। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो गुणसूत्र को अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र को अपन क्रोमोसोम भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और गुणसूत्र आपकी इस प्रकार की रचना होती है। तो गुणसूत्र में यहाँ पर देखेंगे आप, गुणसूत्र का जो बाहरी आवरण है इसको हम पेलिकल कहते हैं। बहुत कठिन पेपर आएगा तो ये पेलिकल पूछा जाएगा। ये दो हिस्से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ की जो रचना है इसको सेंटर बोलेंगे, तो इस रचना को बोला जाएगा सेंट्रोमियर। क्या बोला जाएगा? सेंट्रोमियर इसको बोला जाएगा। और ये क्या है? ये है आपके क्रोमेटिड। क्या है आपके? क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड से ये बना है। वो बाहरी आवरण क्या है? पेलिकल। अब यहां बात आती है कि जीन की खोज किसने की? जीन का नाम किसने दिया? जीन की खोज किसने की और जीन का नाम किसने दिया? देखो, यदि हम लिख दिया हमने कि जोहानसन, तो जो जीन शब्द है वो जोहानसन ने दिया। अब क्या दिक्कत है? जीन जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन शब्द दिया जोहानसन ने, जीन शब्द दिया जोहानसन ने। जीन जोहानसन मिलता जुलता शब्द है। अब देखिए, पूछा जाए कि गुणसूत्र की खोज किसने की। अब गुणसूत्र की खोज की थी, इसको यहां साफ कर देते हैं, यहां आवश्यकता नहीं है। गुणसूत्र की खोज की थी मेरे बच्चों स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। यदि हम सूक्ष्मता से देखें, सूत्र ये भी यहां लग रहा है कि सूत्र लिखा होगा, तो गुणसूत्र स्ट्रासबर्गर,
गुणसूत्र स्ट्रासबर्गर। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, अब इसका जो नाम है, देखो क्या होता है कि स्ट्रासबर्गर ने देखा कि ये कुछ रचना है जो मनुष्य में लक्षणों को ले जा रही है, नाम नहीं दे पाए थे। तो खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर। लेकिन नाम किसने दिया था? गुणसूत्र नाम जो है, अब जो नाम दे बहुत बड़ी बात है, वाह वाह करना चाहिए, बल्ले बल्ले करना चाहिए। तो गुणसूत्र जो नाम दिया था वो दिया था बाल्डेयर ने। गुणसूत्र नाम जो है दिया था बाल्डेयर ने। आपकी मनुष्य, आप हम हो तो अपने जो जीन है मेरे बच्चों, पता है आपको, एक सेल में बच्चों ये आपके 30,000 तक जीन होते। 30,000, यहाँ लिख नहीं पा रहे, जगह नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा, चिंता नहीं कर। मनुष्य की एक कोशिका में 30,000 जीन पाए जा सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर एक गुणसूत्र के बारे में बता दो, तो एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों, एक जो सेल है आपकी, देखा जाए तो इस प्रकार से आपके गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 46 गुणसूत्र। ये द्विगुणित बोलते हैं अपन, इसको अपन बोल सकते हैं 23 जोड़े। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, 23 जोड़े। ठीक है, तो एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, माने 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? इनको बोलते हैं द्विगुणित। क्या बोलते हैं इनको? द्विगुणित बोलते हैं। और प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या जो है वो निश्चित रहती है। यदि एक गुणसूत्र भी गड़बड़ हुआ तो भयानक से भयानक बीमारी उनमें हो जाती है, यदि एक भी गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ। अब गुणसूत्र में परिवर्तन कैसे होता है? तो ये जो किरणें होती हैं यूवी रेज, तो उनसे होता है। प्रिय छात्रों, आपके शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी आपके शरीर में सेल्स होती हैं। सेल्स को नियंत्रित करने वाला एक अंग होता है, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका? न्यूक्लियस। आप सभी को शायद पता होगा। तो न्यूक्लियस इसलिए बता रहा सर, या बच्चे यहाँ इसलिए बता रहा है आपको जानकारी, ये आपको पता है, आगे जो बताने जा रहे हैं वो याद रहेगा ये बताने के बाद। तो मेरे बच्चों, इसमें एक न्यूक्लिक अम्ल नाम का पदार्थ होता है। क्या? न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, अब आप नहीं भूलोगे, माने हमने बताया आपको कि केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल नाम का कोई पदार्थ होता है, याद नहीं रहेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो पदार्थ है उसको न्यूक्लिक अम्ल बोल दिया। क्या बुरा किया, क्या गुनाह किया? कुछ नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल की मेरे बच्चों जो खोज है किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर ने इसकी खोज की थी। घबराओ नहीं, देखो याद कैसे रखोगे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की। आप कभी जब पार्टी करने जाते हो, बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे फ्रेंड होते हैं। तो बिल्कुल न्यू क्लिक करते हो आप, क्लिक 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 करते रहते हो, माने फोटो निकालते रहते हो। क्लिक करो, फोटो क्लिक करो, ऐसे नहीं बोलते हैं, न्यू फोटो निकालो। तो जो फ्रेंड होते हैं मेरे बच्चों, क्या करते रहते हैं? न्यू क्लिक करते रहते हैं। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक ने। बताइए, ऐसी ट्रिक्स जो हम आपको बताते हैं यही तो कठिन होता है, बाकी तो थ्योरी होती, याद हो जाता है आपको, कोई दिक्कत उसमें नहीं रहने वाली नहीं थी। अब कभी देखो ये पूछ लें पेपर में
नाम भी पूछ रहे हैं कि नाम किसने दिया, वैसे आज तक आया नहीं, ठीक है। नाम दिया था अल्टमान ने। तो इसको याद, ऐसे याद रखो कि सबरे जो फ्रेंड है मेरे बच्चों, आल्टो नाम की कार से गए। सबरे फ्रेंड जो है आल्टो नाम की कार से गए, तो नाम दिया अल्टमान ने। अब आपका जो न्यूक्लिक अम्ल है मेरे बच्चों, जो न्यूक्लिक एसिड है, ये होता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है? तो देखो मेरे बच्चों, आपके शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। इसका नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब आपको पता चलेगा कि ये बात जो कह रहे थे वो सत्य थी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल है। एक होता है आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक। ये मेरे बच्चों द्विसूत्रीय रचना है। एक कैसी रचना है? द्विसूत्रीय। द्विसूत्रीय का मतलब इसमें दो सूत्र हैं, दो धागे से मिलकर बनी होती है। और इसको बताने वाले थे बार्टसन और क्रिक। बार्टसन और क्रिक भाई साहब ने बताया था कि डीएनए दो सूत्री रचना है, माने इसमें डबल हेलिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? डबल हेलिक्स होते हैं। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? बार्टसन और क्रिक ने दिया था। तो ये हो गया आपका राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब एक किन में पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल पता है पाया जाता है। तो जंतु हो गए, आप हो गए, हम हो गए। तो जंतुओं में मेरे बच्चों ये न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब राइबो वायरस जो पाया जाता है वो बड़ी कठिन बात है, याद कैसे रखोगे वो बहुत समस्या वाली बात है, लेकिन हम आपको ट्रिक्स से बताएंगे तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। देखो राइबो न्यूक्लिक अम्ल ये जब जंतु में पाया जाता है तो ये पादपों में पाया जाता है, तो ये पादप वायरसों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप वायरसों में पाया जाता है। देखो बच्चों, किसी को भी पहरे में नहीं रखना चाहिए, माने इस पर बहुत सारी बंदिशें नहीं लगानी चाहिए। आजकल स्कूल में देखते हैं कि सरकार ने कह दिया कि बच्चों पे कोई भी टीचर ज़्यादा मतलब ऊधम वो चिल्लाएगा नहीं। तो घर वालों को भी कहा जाता है कि आप बच्चों को पहरे में मत रखो, पहरे में मत रखो। तो एक पादप हो गया। अब हाथ से क्या याद रखोगे? हाथ से क्या याद रखोगे? HIV वायरस। रा से रेबीज वायरस, रा से रेबीज वायरस। तो बोलो भूल सकते हो? पहरे में मत रखो किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को पहरे में मत रखो। किसी बच्ची हो उसको भी पहरे में मत रखो, उसको कुछ खुला आसमान दो जिससे कुछ सीखें। पहरा, पादप, HIV और रेबीज वायरस में आपको ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल पदार्थ मिल जाएगा। अच्छा ये होते क्या है न्यूक्लिक अम्ल? एक नज़र की बात करें तो ये आनुवंशिक पदार्थ हैं, आनुवंशिक पदार्थ हैं भाई साहब, ठीक है। तो डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए भी आपका आनुवंशिक पदार्थ है। तो आशा करते हैं इतनी जगह आपको समझ में आई है। इसको हम साफ करेंगे तब फिर आपको हम आगे की जानकारी दे पाएंगे।
आपका जो डीएनए है मेरे बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यह पादप वायरस को छोड़ करके सभी जंतुओं में मिलता है। क्या बोला हमने आपको? हमने ये बोला कि सभी जंतुओं में मिलता है। किसको छोड़ करके? पादप वायरस को छोड़ करके सभी जंतुओं में ये मिलता है। इसका आकार है कैसा, दिखने में कैसा है? दिखने में कैसा है? दिखने में ये कैसा दिखता है? ठीक है, तो देखिए रेखीय रचना मिलेगी आपको, रेखीय प्रकार का दिखेगा यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल। और गोलाकार डीएनए कहाँ मिलेगा? ये भी कई बार प्रश्न आता है। तो गोलाकार डीएनए है जो आपको कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। हरित लवक में मिलेगा। हरित लवक जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। अब हमने इसका नाम बोला था अभी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो जो डीएनए है देखा जाए ये किससे बना है? माने हर वस्तु जो है ऐसे लड्डू है तो एक एक बूंदी से मिलकर बना। अपना शरीर है तो एक एक सेल से मिलकर बना। इसलिए मेरे बच्चों डीएनए है, यदि हम इसको तोड़ते हैं तो पता चलता है ये डीएनए बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए जो है आपका बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब आपका जो डीएनए है इसमें, या कहें आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्या है? आपका जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसमें शुगर होती है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो राइबोज बोला हमने, क्या एक शुगर है। तो इसमें जो शुगर देखने को मिलती है कौन सी है? डी, पूछा जाएगा पेपर में, डीऑक्सी राइबोस। डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोस। डी याद कर लियो, यहां से डी आपको मिल जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। दो सूत्रीय रचना है, डी का मतलब दो से भी होता है। एक तो आपका ये होगा डीऑक्सी राइबोस, एक पता चले गया दो ऐसे तो लिखते हैं डीओ, तो द्विसूत्रीय रचना है। इसके अलावा इसमें क्षार भी होते हैं। क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कैसे होते हैं? नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो आपके दो रूपों में मिलते हैं। दो रूपों में मिलते हैं। एक प्रश्न कई बार आया, एक आया आपका प्यूरीन, एक है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि डीएनए में जो क्षार है, जो नाइट्रोजन क्षार है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक प्यूरीन, एक पिरीमिडीन। अब प्यूरीन क्षार जो है कैसी होती है? ये होती है आपकी ए प्रकार की और जी प्रकार की। एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन प्रकार की होती है। आपकी जो पिरीमिडीन क्षार है कौन कौन प्रकार की होती है? याद कैसे करोगे? आपको एक ट्रिक याद करना है, था यू सा। थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, माने टी यू सी। थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। तो ये आपके निपट गया क्षार। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है? इसमें होता है फास्फोरिक अम्ल। माने अम्ल कौन होता है? फास्फोरिक अम्ल इसमें आपका होता है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, किससे बना होता है? जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है मेरे बच्चों, जो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये किससे बना होता है? एक तो आपका ये बना होता है शुगर से। कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। अब पेपर में कई बार प्रश्न आता है कि जो
ए जी जो है क्षार हैं आपस में कैसे जुड़े होते हैं, तो मेरे बच्चों ये सभी जो हैं आपके हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, याद रखना, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, याद रखना। थोड़ी सी जगह है यहाँ बताने की हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर यहाँ बता देते हैं। ए डबल बॉन्ड टी याद कर लूँ, पूछा जाएगा। सी ट्रिपल बॉन्ड जी, एक डायरेक्ट प्रश्न आता है। ए और टी के मध्य द्विबंध है, सी और जी के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। प्रश्न आएगा कि आरएनए के क्षार के बारे में बता दो, आरएनए के क्षार के बारे में बता दो, तो वहां लिखा रहेगा आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, माने RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आरएनए जो है कैसी रचना है, एक सूत्रीय रचना है, एक सूत्रीय रचना है। माने जो आपकी डबल हेलिक्स थी डीएनए, उसमें सिर्फ एक ही धागे से मिलकर आपकी बनी रचना है, ठीक है। किस में पाई जाती है आरएनए, कहाँ मिलेगा, पादप। तो आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आरएनए आपको मिलेगा देखने को पादप में, पादप वायरस में। आरएनए आपको पादप वायरस में देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्ट जो है हमने बताया था कि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, ऐसा ही डायरेक्ट लिखा रहेगा, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल शर्करा पाई जाती है। बस इतना ही काफ़ी है। आरएनए में थाइमिन बेस के स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल शर्करा पाई जाती है। मेरे बच्चों जो आपका आरएनए है ये आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है rRNA, ये होता है, देखो इस तरीके से होता है RNA, tRNA, mRNA, नाम देख लो। rRNA राइबोसोमल RNA, tRNA ट्रांसफर RNA, m मैसेंजर RNA संदेशवाहक RNA। तो आपका जो RNA है इनके काम पूछे जाते हैं पेपर में, क्या क्या काम है। तो आपका जो RNA है या आपकी जो RNA है इनका मेन काम है प्रोटीन बनाना, ठीक, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन बनाना इनका मुख्य काम है। और राइबोसोम बनाना, राइबोसोम बनाना, ठीक है, प्रोटीन और राइबोसोम बनाना इनका काम है आरएनए का। परीक्षा में प्रश्न आएगा तो यही आप लिख देना। अपन ने अभी आरएनए के बारे में समझा कि पादप वायरस में आरएनए मिलता है, पादप वायरस में आरएनए मिलता है। तो जो आपके जीन है मेरे बच्चों, पहले तो देखो सेल होनी चाहिए, ठीक, सेल में मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, डीएनए, और डीएनए में जीन, ठीक है। तो आपका जो जीन है एक एक जीन एक एक लक्षण को ले जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि तुम्हारे तो जीन ही खराब है, तुम्हारे तो डीएनए ही खराब है, तुम सुधर ही नहीं सकते हो, समझ रहे बात। तो मेरे बच्चों एक जीन और एक एंजाइम बहुत कमाल के काम करते हैं। एक जीन एक एंजाइम बहुत काम करते हैं आपके शरीर में, हमारे शरीर में।
टोटल काम मान करके चलो, बहुत सारा काम इनके द्वारा होता है, एक जीन एंजाइम के द्वारा टोटल काम मान के चलो। तो मेरे बच्चों एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था? बीटल टोटम। अब टोटम है कि टोटम पता नहीं। तो प्रश्न डायरेक्ट आता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीटल और टोटम ने दिया था। मान, तो देखिए यहाँ जो लिखा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था बीटल टोटम ने। मान है कोई जीन है, ठीक है, जीन है, जीन के अलावा मेरे बच्चों हार्मोन भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके लंबापन में या बौनापन में। लंबे हैं, छोटे हैं, जीन हो गया आपका, हार्मोन हो गया, ठीक है, यही लिख देते हैं एंजाइम। ठीक है, तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो दिया था बीटल टोटम ने दिया था। इसके अलावा हार्मोन्स भी मेरे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके लंबा होने में। आप जो लंबे होना चाहते हैं या छोटे रह गए तो इनका बहुत काम होता है। हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जीन का बहुत रोल होता है, और एंजाइम का मेरे बच्चों आपके सही में बहुत रोल रहता है। आपके लंबे होने में या आपकी नाटे होने में किसका उत्तरदायित्व है? एक जीन और एक एंजाइम। तो जीन का, एंजाइम का और हार्मोन का। तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक्स है एंजाइम की हाँ है, एंजाइम की क्या है? हाँ है। तो एक एंजाइम हो गया, जा से आपका जीन हो गया, और हाँ से हार्मोन हो गया। ठीक, तो आपके जो लक्षण हैं लंबेपन के, बौनेपन के, वो किससे हो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? एंजाइम के द्वारा, जीन के द्वारा और हार्मोन के द्वारा प्रभावित होते हैं। एक प्रिय छात्रों, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड क्या है। प्रिय छात्रों, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जेनेटिक कोड क्या है। ठीक है, माने आनुवंशिक अनुलेखन। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं होती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग। तो कुछ ऐसे कोड होते हैं कि उनसे नए नए प्रकार के जो उत्तर निकल आते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चों आपका जो डीएनए है, डीएनए में होता है ये शर्कराएं होती हैं, ए टी जी सी ऐसी होती कि नहीं होती। तो आपके डीएनए में बहुत सारे कोड होते हैं। कौन सा कोड क्या करेगा? आप अपने मोबाइल में कोई सा कोड इसमें भरते हैं तो उसका क्या काम होता है? पासवर्ड बोल सकते हैं अपन, पिन नंबर कह सकते हैं। ऐसे आप पैसा निकालने आते हो एटीएम में तो आपका पिन होता है, वो भी तो एक कोड होता है। तो आपके डीएनए में मेरे बच्चों याद रखेंगे प्रारंभिक कोड होते हैं। प्रारंभिक कोड बोलो, कोडान बोलो, याद रख लो AUG। AUG प्रारंभिक कोडॉन होता है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। जो कि करता क्या है? मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड करता है। क्या करता है AUG? मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड। ये क्या अमीनो अम्ल है? ठीक है, तो AUG जो प्रारंभिक कोडॉन है मेरे बच्चों, ये मिथियोनाइन अमीनो अम्ल को कोड करता है। कोई क्रिया हो जाती है तो समाप्त भी करनी पड़ती है, तब अलग कोड लगता है। तो समापन कोडॉन क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। याद इसको रट लेना, UAG। ये UAG समापन कोडॉन हो गया। UGA
ये आपका दूसरा समापन कोडॉन हो गया। फिर आपका है UAA। ये देखिए आपके प्रारंभिक कोडॉन हो गए और ये आपके समापन कोडॉन हो गए। ठीक है, आप किसी के जीन में विकृति है, बीमारी है, तो DNA को काटना पड़ता है, DNA को काटना पड़ता है। अभी आप अपने एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो मेरे बच्चों के एंजाइम होता है लाइगेस। देखो, पहले हम जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो लाइगेस जोड़ने का काम करता है। यदि DNA टूट गया तो जोड़ने का काम होगा लाइगेस के द्वारा। एक होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये काटने का काम करता है। लाइगेस एंजाइम जोड़ने का काम करता है। लाओ तो जोड़ने वाली बात होगी। ट्रिक मन काटना, नहीं लिखा है कट, यही लिखा है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने का काम करता है। ये आपका कई बार पूछा गया। एक थे भाई साहब, ऐसे लिखा हमने कि जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन हो जावे तो विकास, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसमें परिवर्तन होगा। तो जीन उत्परिवर्तन के बारे में मेरे बच्चों ह्यूगो डी ब्रीज ने बताया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने जीन उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। फिर आपको सीखना है कि गुणसूत्रवाद किसने दिया था? क्रोमोसोमवाद कहो तो गुणसूत्र है ये, इसको क्रोमोसोम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो गुणसूत्रवाद किसने दिया था मेरे बच्चों? ये दिया था वाल्टर और सटन ने। ये भी पूछा गया पेपर में। तो गुणसूत्रवाद या गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है किसने दिया था? वाल्टर और सटन ने दिया था। एक थे मैसेल्सन। कौन थे? मैसेल्सन थे और स्टॉल थे। इन्होंने N15 पर कार्य किए। मैसेल्सन स्टॉल ने N15 पर काम किए। डायरेक्ट यहां से प्रश्न वो आपसे पूछ लेते हैं। आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको मेरे बच्चों यहां समझ में आई है। बस आपका एक नेक्स्ट पार्ट और आएगा और आपका पूरा वीडियो जो मेरे बच्चों आपका समाप्त हो जाएगा। आप बस घबराएं नहीं। अब आपका मेरे बच्चों जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, माने जो आपका गुणसूत्र है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, एक किससे बना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IM भी कर सकते हैं इसको। तो गुणसूत्र जो है आपका DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है गुणसूत्र आपका? DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र क्रोमोसोम आपका किससे बना होता है? DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के आपका एक गुणसूत्र बनता है। ठीक है, यहां RNA भी लिखेंगे अपन। DNA या RNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलोगे अपन यहाँ पे? ये बोलेंगे कि DNA या RNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से गुणसूत्र आपका बनता है। गुणसूत्र क्या होते हैं मेरे बच्चों? वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक, माने एक एक लक्षण को ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं आपको। हम ये समझाना चाहते हैं कि वाहक होते हैं। ऑप्शन में या तो गुणसूत्र रहेगा या DNA रहेगा, एक ही रहेगा बस। वाहक होते हैं। गुणसूत्र अकेला लिखा है, DNA नहीं लिखा है तो गुणसूत्र सही है, और DNA लिखा है तो पर गुणसूत्र नहीं लिखा होगा। तो वाहक होते हैं। अनावश्यकता के वाहक होते हैं DNA, अनावश्यकता के वाहक होते हैं गुणसूत्र। इस थोड़ी सी जानकारी देखने के बाद आप दूसरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है, तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। हमने कहा जीनोटाइप।
जीन होते हैं आपके अंदर, कोशिका में होते हैं। तो जीनों का क्या टाइप है? वो जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप जो है मेरे बच्चों होती है आंतरिक संरचना। क्या होती है जीनोटाइप? ये आंतरिक रचना होती है। क्या होती है जीनोटाइप? आंतरिक रचना। एक होती है मेरे बच्चों फिनोटाइप। फिनोटाइप माने बाहरी रचना। कैसी रचना? बाहरी रचना, बाहरी दिखावट बोल सकते हैं अपन। अब मेरे बच्चों मेंडल के जो नियम थे, कौन कौन नियम थे? एक तो मेंडल का नियम अभी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, प्रभाविता। दूसरा है आपका पृथक्करण। फिर तीसरा था आपका स्वतंत्र अपव्यूहन। अपव्यूहन ये जो नियम है। तो अगले वीडियो तक आपको क्या याद रखना है? देखिए, ये थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखना है। 121 जने, 121 जने, 121 जने। एक 121 जने के 121 जने जो हैं 31 के फैन हैं। माने 31 जो लोग हैं, हो सकता है ये कलाकार हों, हीरो हों, तो 121 जने 31 के फैन हैं। याद कर लोगे? 121 जने 31 के फैन हैं, आपको याद करना। तो इसका मतलब ये है कि पृथक्करण के नियम के बारे में आप सीखेंगे तो आपको 1:2:1 प्राप्त होता है। जीनोटाइप अनुपात जो है 1:2:1 प्राप्त होता है, और फिनोटाइप अनुपात जो है 3:1 प्राप्त होता है। 121 जने माने जीनोटाइप 1:2:1, 31 फैन माने 3:1 यहाँ प्राप्त होता है। फिर आप स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में जाएंगे मेरे बच्चों, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो F1 पीढ़ी है और फिर जो आपकी F2 पीढ़ी है। तो F2 पीढ़ी में मेरे बच्चों जो फिनोटाइप अनुपात मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो लिख लेते हैं अपन, याद हम करवाएंगे। 9:3:3:1। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, इसमें F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का जो अनुपात आएगा, जितना बता रहा उतना करो, आगे हम वीडियो में समझा देंगे। फिनोटाइप 9 से याद कर लो, 9 टा माने 3, टी जो होता है उसको अपन टा भी तो बोलते हैं। ये 9 हो गया, 9 से 9 हो गया, टा 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया। और पा से प्रथम होता है, पा माने पहला, एक आपका 1 अंक हो गया, पहला ही को अपन 1 भी बोलते हैं। फिनोटाइप माने 9:3:1 फिनोटाइप अनुपात ये प्राप्त होता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई है।